नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के सांसद शंकर लालवानी। शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 6 साल से आप सांसद हैं। इंदौर के 6 काम बता दीजिए जिसमें केंद्र ने पैसा दिया। देखिए, केंद्र ने तो इंदौर में 6 से ज़्यादा कामों में पैसा दिया है और मैं मोटे मोटे तौर पे अगर 6 काम आप गिनाने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि नेशनल हाईवे जो हमारा इंदौर देश के बहुत सारे क्षेत्रों से जुड़ा है, चाहे इंदौर से हैदराबाद का कनेक्शन हो, इंदौर से बैतूल होते नागपुर का कनेक्शन हो, इंदौर से नया उज्जैन होते हुए झालावाड़, झालावाड़ से कोटा, कोटा से जयपुर का कनेक्शन हो, या हम कहें कि जो नया बाईपास अब बना है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड कनेक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे 25,000 करोड़ के काम इंदौर और इंदौर के आसपास रोड रोड के चल रहे हैं। यही नहीं, दूसरा अगर मैं काम कहूँ, रेलवे की बात करूँ, तो रेलवे में इंदौर एक नया रेलवे स्टेशन बनने की शुरुआत हुई है। उसके वर्क ऑर्डर हो गए, काम शुरू होने वाला है। इंदौर से लेके खंडवा तक काम तेजी से चल रहा है। तीसरा, इंदौर से लेके हमारा गुजरात में जो दाहोद है उसका काम तेजी चल रहा है। इंदौर से लेके नई लाइन डल रही है बुधनी, उसका काम तेजी चल रहा है। और आने वाले समय में इंदौर से लेके जो मनमाड़ है, जो हम कई वर्षों से मांग कर रहे थे, जिसमें 20,000 करोड़ की योजना है, उसका भी शुरुआत हो गई है। उसके लैंड एक्विजिशन की राशि आ गई है, अब काम तेजी से बन रहा है। तो इस प्रकार रेल हो, रोड हो, तीसरा कनेक्टिविटी आती है हमारी सड़क एयरपोर्ट की। तो इन 6 सालों में एयरपोर्ट पे जो नंबर ऑफ फ्लाइट है वो डबल हुई है। और यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट भी अभी इन्हीं वर्षों में शुरू हुई है। और इसके अलावा हमारे जो एयरपोर्ट पे जो हमारा पुराना टर्मिनल है, क्योंकि इस टर्मिनल की कैपेसिटी पूरी होने जा रही है, तो आने वाले 10-20 सालों के लिए जो कैपेसिटी रहेगी, उस टर्मिनल को, हम पुराने टर्मिनल को 50 करोड़ रुपए खर्चा करके नया बना रहे हैं और आने वाले मई के अंत में या जून में उसका ऑपरेशन भी शुरू हो जाएगा। तो लगता है एयरपोर्ट का एक्सपांशन हो, एयरपोर्ट पे नई ब्रिजें बनी, 15 एयरपोर्ट की पार्किंग हुई। ये नहीं, नया कार्गो बना, और कार्गो भी अंतर्राष्ट्रीय कार्गो बना। आप सब्जी भी भेज सकते हैं, फ्रूट भी भेज सकते हैं, फार्मा भी भेज सकते हैं। और यही नहीं, सोना चांदी अगर किसी को यहाँ से एक्सपोर्ट करना हो तो वो भी प्रोविजन दिया गया। तो कार्गो बना, और इसके अलावा हमारा रनवे की लंबाई बड़ी, बड़े प्लेन उतर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, नया एटीसी बना, अभी हाल ही में मंत्री जाए थे, नया फायर स्टेशन बना, अभी हमारी प्लानिंग है कि नया वहाँ पर नया टर्मिनल और बने। तो इस प्रकार रोड हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो, इसमें बेहतर कनेक्टिविटी हुई है। यही नहीं, आईटी की बात करूँ तो आईटी के नए पार्क बन रहे हैं, उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट में सहायता दी है। इसके अलावा 100 आई बस हाल ही में आने वाली है, केंद्र पीएम आई बस, जो इलेक्ट्रिक पे चलेगी, ये भी केंद्र सरकार की है। हमने इंदौर के पास में पीतमपुर में एक बड़ा लॉजिस्टिक हब बन रहा है। तो ये 11,000 करोड़ का जो लॉजिस्टिक हब है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण आने वाला समय इंदौर में लॉजिस्टिक का सेंटर बनने वाला है। उसके कारण ये लॉजिस्टिक की डिमांड बढ़ेगी, उसको ध्यान में रखते हुए लॉजिस्टिक हब। तो इस प्रकार केंद्र की बहुत सारी योजना चल रही है। और मैं कहूँ, इन 6 सालों में अगर सब मिला के दें, मेट्रो में पैसा आया, हमारे आईटी में पैसा आया, रेल में आया, रोड में आया, एयरपोर्ट में आया, इन सब की अगर मैं बात करूं, बाकी स्वच्छता वगैरह में बाकी जो आए, नमामि गंगे में देखा हमने 1100 करोड़ रुपए आया। तो केंद्र सरकार के 6 से ज्यादा काम हुए हैं, हजारों करोड़ के। चलिए, मान लेता हूं मैं, टाई बीआरटीएस बनवाती है केंद्र के पैसों से, और शंकर लालवानी के सांसद बनने के बाद वो बीआरटीएस टूट जाता। नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है, उस समय जब बीआरटीएस बन रहा था उस समय भी ताई सहमत नहीं थी। मुझे जो जानकारी पुरानी याद है, और उस समय की स्थिति परिस्थितियाँ क्या थी वो अलग बात है। लेकिन आज की स्थिति परिस्थितियाँ ये है कि शहर की मांग है कि बीआरटीएस हटना चाहिए, हट रहा है। मेट्रो को लेकर लगातार विवाद हो रहे हैं, ये भी केंद्र सरकार की देन है, पर एक मंत्री लगातार विरोध कर रहे हैं कि मेट्रो ट्रेन यहां से नहीं जाएगी, वहां से नहीं जाएगी। अंततः मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन मोदी जी करने वाले हैं। तो जब केंद्र ने पैसा दिया, फिर मेट्रो को लेके कंट्रोवर्सी लगातार क्यों हो रही है? देखो, हमको ये बात समझना पड़ेगी, जब मेट्रो का प्रोजेक्ट बना था उस समय कौन लोग थे, और उस समय जो लोग थे, उस समय उन्होंने शहर की जो डिमांड है, मुझे लगता है उस समय का आकलन उस मान से नहीं करा होगा, उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से करा होगा। लेकिन आज की वर्तमान परिस्थिति में हमें जो मेट्रो की आवश्यकता, मुझे जो लगता है वो लगता है कि पूरी एक रिंग बनना चाहिए मेट्रो, जैसे रिंग रोड है।
ऐसे एयरपोर्ट से शुरू होना चाहिए, जो अभी तक बन गई, जो हमारा खजराना चौराहे तक आ गया है, उसको रिंग रोड लेते हुए पूरे एयरपोर्ट पे लगाना चाहिए। शहर के मध्य में दूसरे अल्टरनेट हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के। तो मुझे लगता है कि एक हमारा फेज बन के तैयार हुआ है, उसका शीघ्र ही उद्घाटन होगा। अगले फेज के लिए शहर के जनता से बात करके उनसे क्या डिमांड है, क्या होना चाहिए, क्योंकि जो अगर अभी जो मेट्रो का जो प्लान है उसके प्लान के हिसाब से जब हम कनाडिया रोड से आएंगे तो इसमें बहुत सारे मकान टूटेंगे, अंडरग्राउंड जाएंगे तो एमजी रोड पे जगह जाएगी, और आगे जाके भी समस्या आ रही है। तो ऐसा आने वाली पीढ़ी को हम ऐसा मेट्रो देके जाएं जो समस्या रही, तो उसके लिए चर्चा आपस में चर्चा भी चल रही है और अपने अपने व्यू भी आ रहे हैं। पर ऐसा बताया जा रहा है कि अगर आप इसको फिर से चेंज करते हैं तो 1500 करोड़ की एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। तो क्या केंद्र सरकार आपको 1500 करोड़ फिर से दे देगा? देखिए, इसमें स्टेक होल्डर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों है, और इंटरनेशनल फाइनेंस एजेंसी भी उसमें है। तो हमें प्राथमिकता रखनी चाहिए, शहर को बेहतर सुविधा क्या होगी वो प्राथमिकता होनी चाहिए हमारी। भले 1500 करोड़ लग जाए, प्राथमिकता शहर की सुविधा की होनी चाहिए। आपको पता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब से इंदौर में आया है, इसका केंद्रीय मंत्री से लेकर के आप खुद सांसद हैं, इसका खूब पब्लिसिटी की गई कि इंदौर से दुबई जा रही है फ्लाइट, इंटरनेशनल बैंकॉक जा रही है, सब जगह जा रही है। वाकई में इंदौर के लिए खुशी की बात थी। पर जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट से ट्रेवल इंदौर से करता है या आता है, खास करके आने में, उनकी लगातार शिकायत हो रही है कि उनको कस्टम द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है। खास करके जो दुबई से आ रहे हैं या कहीं अन्य जगह से आ रहे हैं, तो उस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है। और ये शिकायत कई बार लोग कर चुके हैं, पर कस्टम के अधिकारी सुनने को समझने को तैयार नहीं, जिससे बदनामी हो रही है। आज भी इंदौर के कई लोग या तो बॉम्बे से जा रहे हैं, दिल्ली से जा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि कस्टम से इतना परेशान हो गए डिपार्टमेंट से कि हम यहां से ट्रेवल नहीं करेंगे। देखिए, ये शिकायत मुझे ही मिली थी, और इसमें मुझे जो जानकारी मिली थी कि चूंकि ये हमारा फुल फ्लैश इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, कस्टम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो उसके कारण ये बात आ रही थी कि जो हमारे कस्टम के जो अधिकारी जो नीचे स्थानीय स्तर पर जो रहते हैं, वो रिक्रूटमेंट होकर नए यहाँ आते, तो कोई भी नया अधिकारी आता है, कर्मचारी आता है, क्योंकि छोटा 2 फ्लाइट है हमारी वीकली। बाकी जो बड़े एयरपोर्ट है वहाँ दिन भर में बहुत सारी फ्लाइटें आती है जाती है, तो वहाँ सीनियर लोग रखते हैं। तो नए लोग आते हैं, तो उनकी जब वो ट्रेनिंग पीरियड में हो या नए शुरुआती दौर में रहते हैं, तो वो अपना जो नियम कायदे और जितनी भी स्ट्रिक्टनेस रहती है, लेकिन हमने ये ध्यान केंद्र में लाया है कि हमारे यहाँ सीनियर लोगों को भेजा जाए जो अनुभवी हो, ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। सांसद जी, मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताता हूं, मैंने इसको लेकर के वहां के कई अधिकारियों से और लोगों से बात करी। एक अधिकारी ने अपना नाम न बताने की शर्त पे बताया कि ऊपर से ऐसा निर्देश है, हमको कुछ तो यहां से पहुंचाना पड़ेगा, अब आप समझिए, तो उसके कारण ही हमको परेशान करना पड़ता है। स्थिति कैसी है आप समझिए, कोई व्यक्ति सोने की चेन पहन के आता है दुबई से, तो उसे कस्टम के लोग कहते हैं आपका फोटो दिखाइए, पुराना फोटो जिसमें यह साबित हो कि ये चेन आपकी है। अगर वो नहीं दिखाता है तो उसको हैरास किया जाता है और खुले रूप से उसे ब्लैकमेल किया जाता है। ये कई लोगों ने कहा है और कई लोगों ने आके इसकी आपत्ति दर्ज भी कराई। 2 लोगों ने तो मुझे कहा कि हमने सांसद जी से निवेदन करा है कि इस तरह की स्थितियां नहीं होना चाहिए। देखिए, एक शिकायत मुझे मिली थी, तो उस समय शिकायत इस प्रकार की नहीं थी। शिकायत इस प्रकार थी कि आप अगर ये गोल्ड पहन के गए थे तो उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, तो वो मिली थी। उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन दिखाया, उनको वापस मिला। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप तथ्य देंगे, जानकारी देंगे तो वो छोड़ेंगे। अगर उसके बाद भी अगर वो परेशान करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि एक शिकायत आई थी, तो हम उसके तह तक गए थे और उसको रिलीफ पूरा मिला था। इस प्रकार की कोई शिकायत आए तो हम बिल्कुल सॉल्व करें। बाकी ये 0 टॉलरेंस वाला है, अगर इस प्रकार से कुछ होता है तो मैं खुद अचानक जाके उसमें चेक करूंगा। आपके लिए कहा जाता है कि महापौर कोई काम करते हैं तो उसका क्रेडिट भी सांसद को चाहिए, विधायक काम करते हैं तो उसका क्रेडिट भी सांसद को चाहिए, अगर कोई पार्षद का काम होगा तो उसका क्रेडिट भी सांसद को चाहिए। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, हम सब टीम वर्क है। पार्षद हो, विधायक हो, महापौर हो, सांसद हो, मंत्री हो, हम सब एक ही पार्टी के लोग हैं। हम सब टीम वर्क से काम करते हैं और बिल्कुल होना भी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि उल्टा पहले के ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में किसी का भूमि पूजन करते थे तो सालों तक वही चलता था, और दूसरे चुनाव में वो रोड बनाने के लिए गिट्टी मोरम डालते थे, वही चलता था।
तीसरे चौथे चुनाव में जाके सड़क बनती थी। हम तो जब सड़क पूरी बन जाती है उसके बाद लोकार्पण करते हैं, जब काम पूरा हो जाता है उसके बाद करते हैं। तो ये एक टीम वर्क है और हम तो जितना काम होता है उससे कम पब्लिसिटी करते हैं। और होना ये चाहिए कि लोग जनता के बीच में हमको जाके बताना चाहिए कि ये काम हुए हैं। तो ये अलग अलग हमारे फोरम है जो अपनी अपनी बात कहते हैं। टीम वर्क की बात तो बहुत अच्छी बोली आपने, तो इसी पे सवाल आपसे ले लेता हूं मैं कि इंदौर में आप जब सांसद नहीं थे तो दो गुट थे, ताई गुट भाई गुट, पर भाई गुट तो आज भी है पर साई गुट नहीं है, तो साई गुट क्यों नहीं बन पाया? देखिए, मैं एक छोटा पार्टी का कार्यकर्ता हूँ शुरू से। वार्ड अध्यक्ष से, मंडल अध्यक्ष से, नगर अध्यक्ष से, 3 बार म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, आईडीए में अलग अलग स्थानों पर रहा। तो मैं शुरू से एक कार्यकर्ता भाव के रूप में रहा और अभी भी कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। इंदौर के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए, पूरे देश ने देखा, किस रूप में देखते हैं इसे आप? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके खिलाफ हमने कार्रवाई के लिए कहा है और कार्रवाई हुई भी है। ऐसा होना नहीं चाहिए और मैं तो कहता हूँ इससे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई कैसी हुई? सत्ता पक्ष विधायक को थाने जाना पड़ा, कुछ कांग्रेस के पूर्व पार्षद और बाकी लोग बंद हो गए और भाजपा ने वाहवाही लूट ली कि हमने कार्रवाई कर दी। इस समय पूरे देश को पता है कि पाकिस्तान ने क्या करा है। उसके बाद भी इंदौर स्वच्छ शहर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के बाद भाजपा यह क्रेडिट ले रही है कि हमने कार्रवाई करा दी। क्या सही मानते हैं इसे आप? देखिए, हम संविधान और कानून से चलते हैं। अगर कोई गैर संवैधानिक बात होती है, गैर कानूनी होती है, तो जो कानून में प्रावधान है उसी अनुसार कार्रवाई होगी। कार्रवाई में पीछे नहीं हटे। मैंने तो ये भी कहा अभी आपको, उससे और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखेंगे समय आएगा और कड़ी कार्रवाई होगी। आपके लिए कहा जाता है कि जब जब समय रहता है तब तक आप में परिवर्तन आता है। पहले आप ताई के साथ थे, भाई के साथ थे, शिवराज सिंह के साथ थे, अब मोहन यादव के साथ हैं। ठीक है, हमारी पार्टी में जो नेतृत्व करता है, आदरणीय ताई जी ने इतने वर्षों तक नेतृत्व किया, मेरा सौभाग्य रहा उनके साथ काम किया। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी 4 नंबर में विधायक थे, उस समय उनके साथ काम किया। वो महापौर थे तब मैं एमआईसी का सदस्य था, उनके साथ काम किया। तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि इनके साथ काम करते हुए आज यहाँ पहुँचे हैं। और जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे तो उनके मार्गदर्शन में इंदौर विकास प्राधिकरण में जिलाध्यक्ष का काम किया। आज डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री है तो उनके नेतृत्व में हम शहर के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो एक अच्छा है कि हमको इस प्रकार के नेतृत्व मिला है जिनके मार्गदर्शन में हमने काम किया। इंदौर की जनता ये बोलती है कि इंदौर के सांसद को जब जिस तरीके की आवाज उठानी चाहिए या आपत्ति दर्ज करानी चाहिए वो पीछे हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। देखिए, जहाँ जहाँ मेरे को आवाज़ उठानी है, आपत्ति उठानी है, बोलना है, मैंने दमदारी से बोला है और उसके परिणाम भी है। ये बात दूसरी है कि उसको आके मीडिया में नहीं बताना, लेकिन जहाँ जो बोलना है वो मैं सही समय पर सही जगह सब बातें रखता हूँ। मीडिया का तो आपका अटूट प्रेम रहा है जब से आप राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि अगर इंदौर में शंकर लालवानी की देश में पहचान है, इंदौर में पहचान है, वो प्रदेश में पहचान है, तो उसके पीछे मीडिया की एक बड़ी भूमिका है। देखिए, मीडिया तो प्रमुख भूमिका में रहता ही है। हम जो या राजनीति में या समाज में जो भी काम करते हैं वो मीडिया के माध्यम से ही जनता के बीच में जाती है। तो मीडिया की प्रमुख भूमिका इसमें कोई वो नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो हमने काम किए वो जनता के बीच में मीडिया के माध्यम से ही जाते हैं। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो हमने काम किए वो जनता के बीच में रखने के लिए मीडिया के माध्यम से जाएंगे। जब आप चुनाव लड़ रहे थे सांसद का, उस समय आपने मीडिया से दूरी बना ली थी। क्या नाराजगी हो गई थी कि मीडिया के सामने शंकर लालवानी आए नहीं? नहीं, मैंने लगातार पत्रकार परिषद ली, प्रेस क्लब में गया, पत्रकारों का जवाब दिया। ये बात था कि कार्यक्रम पार्टी बनाती है कि किस प्रकार आपका जनसंपर्क रहेगा। हमारा जो मीडिया सेंटर है भारतीय जनता पार्टी के, वो हमको बताता है कि कब कब कहाँ मिलना। तो जो पार्टी की गाइडलाइन थी उसके हिसाब से मैंने काम किया। चुनाव तो आप जीत रहे थे। अक्षय कांति बम को वापिस करना, उसका नॉमिनेशन, इसके लिए क्या आप सहमत थे? देखिए, ये पार्टी का निर्णय था और पार्टी के निर्णय के बाद ही ऐसा हुआ और वो स्वयं आए, यानी हमारा कोई दबाव प्रभाव नहीं था। वो स्वयं आए, उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। पर आपके सामने तो कोई था ही नहीं। तो दूसरी तरफ तो ये क्लेम किया जाता है कि सबसे हाईएस्ट वोट से आप जीते,
पर वोट कहाँ, सामने तो कोई आपके सामने कोई लड़ने वाला था ही कहाँ। नहीं, आप देखिए कांग्रेस ने, और नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले इंदौर में, हाँ पूरे तो, देश में। हाँ तो आपने अगर उस समय के समाचार पत्रों में देखा होगा, कांग्रेस ने विज्ञापन दिए नोटा को वोट दो, कांग्रेस ने जनसंपर्क किया नोटा को वोट दो, कांग्रेस ने अपने पोलिंग बूथ पे कार्यकर्ता बिठाया कि नोटा को वोट दो। तो कांग्रेस का उम्मीदवार तो नोटा ही था ना, और कांग्रेस ने उसके लिए काम किया। पर आज भी पार्टी का निर्णय हो या बाकी लोगों का निर्णय हो, इंदौर की जनता मानती है कि उनके साथ छल हुआ है। आप चुनाव जीत रहे थे, आपने काम किया था, तो अक्षय कांति बम को क्या जरूरत थी। इससे तो अच्छा तो सभी को बिठा लेते, तो चुनाव का पैसा बच जाता, आप ऐसे नॉमिनेट हो जाते। देखिए, मैं फिर से बताऊं कि अक्षय कांति बम हमारे पार्टी में जुड़ा, हमारे विचारधारा से जुड़ा। ऐसे तो कई लोग हैं सांसद जी, तो जुड़े, कई लोग आते हैं, कई लोग, आप जुड़े। हर किसी को ले लेंगे। एक आपके सामने जो उम्मीदवार खड़ा है उसका मन हो गया तो उसको आपने ले लिया, तो अच्छा है ना। अगर हमारे पर आप तो जीत रहे थे। हमारी विचारधारा, हम तो जीते रहे थे, वो तो सही है, आप सही कह रहे हैं, जीत रहे थे। लेकिन अगर वो हमारी विचारधारा से सहमत है तो एक अच्छी बात है कि एक अच्छा वातावरण बन गया देश भर में, कि उनका उम्मीदवार ही हमारे साथ आ गया, उनकी विचारधारा के लोग हमारी विचारधारा से सहमत है, इसलिए वो हमारे साथ जुड़े। इंदौर की ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है। कई अधिकारी आते हैं, कई नेता बनते हैं, कई नेता चले जाते हैं, पर इंदौर की ट्रैफिक की समस्या कोई भी नेता अधिकारी हल नहीं कर पाया। हम इसमें खुश रहते हैं कि हमारा इंदौर नंबर 1 है स्वच्छता में, पर ट्रैफिक की लगातार स्थिति खराब हो रही है। देखिए, ये बात सही है, ट्रैफिक एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। लेकिन आप दूसरी तरीके से देखें कि इन आज़ादी के बाद इन वर्षों में शहर में सबसे ज़्यादा ओवरब्रिज बने तो इन वर्षों में बने। लगभग 14 ब्रिज बने, जो आज़ादी के बाद किसी वर्ष में इतने ब्रिज नहीं बने। और पाइपलाइन में भी है, ऐसा नहीं, और भी ब्रिज बन रहा है। आने वाले समय में 12 ब्रिज आपको और दिखेंगे, ब्रिज बने। मास्टर प्लान की सड़कें, अभी कल हम फिर बैठ रहे हैं मास्टर प्लान के अन्य सड़कों के निर्माण के लिए। मास्टर प्लान की सड़कें बन रही हैं। आउटर रिंग रोड देश का सबसे दूसरा बड़ा आउटर रिंग रोड बनने जा रहा है। शहर में जितने भी सड़कें थी वो चौड़ी हुई है। लेकिन दूसरा अगर एंगल हम कहें, दूसरा पक्ष कहें, इतना सब करने के बाद भी जब सड़कें में देख रहे हैं हम ट्रैफिक ज़्यादा है, उसका कारण एक ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ नंबर ऑफ व्हीकल ज़्यादा है। जितनी जनसंख्या, पॉपुलेशन है, उतने तो हमारे पास व्हीकल रजिस्टर्ड है। देश में ऐसा कहीं नहीं है कि जितनी पॉपुलेशन है उतने नंबर ऑफ व्हीकल हो। तो एक तो ये, और दूसरा हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाना पड़ेगा, इसमें दो मत नहीं है। तो आने वाले समय में जैसे मैंने बताया कि 100 ई बसें मिल रही है, इसके साथ छोटी शटल बस, जो कि क्या रहता है कि बसें प्रमुख मार्ग पर चलती है, लेकिन आदमी घर से निकल के उस प्रमुख मार्ग तक जाने में उसको ऐसा लगता है मैं गाड़ी कहाँ रखूंगा, तो इसलिए अपने वहां से जाना है। तो अल्टीमेटली जो एंड टू एंड सर्विस है उसको बढ़ावा देने के लिए छोटी बसें, मीडियम साइज की बसें और बड़ी बसें ये चलाना पड़ेगी। यही एक हल है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाएंगे, आपको सुविधा देंगे, अच्छी सुविधा देंगे तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में घूमेंगे। और आने वाले समय जब मेट्रो, बस ये सब चलेंगे, और केबल कार का भी हमारा प्लान है, तो ये सब जब हो जाएगा तो तब जाके कुछ हद तक हम ट्रैफिक में समाधान पा लाएंगे। जब जब इंदौर में चुनाव होते हैं या संगठन के पद बढ़ते हैं, तो सांसद सिर्फ 4 नंबर पे फोकस रहते हैं। पिछली बार आपने 3 टिकट आपको मिले आपकी कोटे से, जितनी मुझे जानकारी है। अब फिर संगठन में नियुक्ति होगी, फिर आप ही के पार्टी के नेता कहते हैं कि उनको भी 4 नंबर से ही चाहिए, महापौर को भी 4 नंबर से चाहिए। तो आप सांसद पूरे इंदौर के हैं, तो आप बाकी विधानसभाओं से क्यों नहीं अपने जो आपके कार्यकर्ता हैं उनके लिए कुछ करते हैं? ये सवाल मेरा नहीं है, ये तमाम विधानसभा के कार्यकर्ताओं का कहना ही है। अब जैसे 1 नंबर में मंत्री जी आ गए, तो इसके पहले आपने वहां पार्षद बना दी थी, अब अगली बार कैसे बनाएंगे, ये सवाल है। 2 नंबर में आप कुछ बोल नहीं पाते हैं, 2 नंबर विधानसभा में। 3 नंबर में आकाश विजयवर्गीय थे तो आप बोल नहीं पा रहे थे। 4 नंबर की लड़ाई सबको पता है कि आपकी मलनी गोड़ की लड़ाई क्या है। 5 नंबर में बाबा को आप सेट कर लेते हैं, जमा लेते हैं, तो वो कुछ ना कुछ दे देते हैं। मधु वर्मा के आप कुछ मांगते नहीं है। तो आखिर ये डिसबैलेंस पॉलिटिकल क्यों है? सांसद को तो पूरे इंदौर में अधिकार है, सब जगह से मांगना चाहिए। देखिए, हो सकता है मीडिया को जानकारी नहीं हो या मीडिया के माध्यम से नहीं जाती होगी। अभी सारे ही आपके हैं। मंडल के अभी नियुक्तियां हुई। इंदौर के लगभग सभी मंडल अध्यक्षों ने पूछा कि आपका कोई सुझाव है, या हमने नगर अध्यक्ष जी की ये पीठ सुनती है कि उन्होंने सभी मंडल अध्यक्ष कहा कि आप वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके फिर फाइनल करें। कोई मंडल अध्यक्ष नहीं मिल पाया था तो उनके फोन आ गए थे कि ये ऐसा है।
तो जहाँ तक हो सकता है हम ये कहते हैं कि जो अच्छे कार्यकर्ता है, काम करने वाले कार्यकर्ता है, जिनका भविष्य में उपयोग पार्टी करेगी, उसके लिए आगे लाया। तो हमने कभी ऐसा गुटबाजी नहीं की कि इसमें ये चाहिए या उसमें ये चाहिए। जो अच्छे काम करने वाले हो उनको मौका मिलना चाहिए। पर जो कार्यकर्ता आपसे जुड़े हुए हैं सालों से, वही कार्यकर्ता दिखते हैं। जो नए कार्यकर्ता हैं, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, उनमें कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है कि देखिए सांसद जी हमारी मदद करेंगे, आज सांसद जी हमारे लड़ेंगे, हमारे लिए बोलेंगे? कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? देखिए आज भी सांसद प्रतिनिधि रूप में 100 शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र मिला के 100 कार्यकर्ता हैं जो पूरे संसदीय क्षेत्र में। तो समय समय आता है, अगर उनको पार्टी में पद मिलता है तो पार्टी में काम करते हैं, जो सांसद प्रतिनिधि यहीं से। तो जहाँ उसका उपयुक्त स्थान है वहाँ मिलता है, और पार्टी पूरी हम सब मिलकर पार्टी में जब निर्णय लेते हैं तो सामूहिक निर्णय लेते हैं। इंदौर लगातार बढ़ रहा है। आने वाले समय में इंदौर को केंद्र से और क्या क्या मिलेगा? देखिए मैं बताया ना कि केंद्र से बहुत सारी योजना चल रही है, और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि जो काम प्रोसेस पाइपलाइन में खास करके कनेक्टिविटी के बाद रेलवे का जो मेन है कि हम मेन ट्रैक पे आने वाले 2 या 3 साल में हम खंडवा का जैसे काम पूरा हो जाएगा तो साउथ से लेकर नॉर्थ की जितनी भी ट्रेनें हैं वो सब यहीं से निकलने वाली है। लगभग 100 ट्रेनें इस रेलवे स्टेशन में गुजरेगी। हमारे लक्ष्मी रेलवे स्टेशन में काम तेजी चल रहा है। तो 3 ब्रिज है रेलवे के, वो अब शुरू होने वाले हैं। तो रोड हो, रेल हो, मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें और आने वाली है, एयरपोर्ट टर्मिनल और बढ़ने वाला है। तो जो केंद्र की जो भी योजना है उसका लाभ इंदौर को मिल रहा है। हमारा जो नर्मदा का तृतीय चरण है वो जो उसमें 1200 करोड़ रुपए मिले, उसके टेंडर हो रहे हैं। तो पानी हो, अमृत 2 योजना है उसका काम शुरू होने वाला है। तो ये पानी, ड्रेनेज, बसें, रोड, रेल और एयरपोर्ट, इन सब में भरपूर पैसा मिल रहा है। और खास करके हेल्थ के सेक्टर में भी हमें बहुत सारी योजना मिली है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिला, उसको और बढ़ाने के लिए मिला। एमबीबीएस सीट बढ़ाने के लिए हमें पैसा मिला। पीजी सीट बढ़ाने के लिए हमें पैसा मिला। आज ही हम एमआई में नई मशीन का उद्घाटन करके आए, एमआई में नई मशीनें मिली। तो केंद्र सरकार लगातार काम शहर में काम देखने को मिल रहा है उसका। पूरे देश में सिंधी समाज से सांसद के रूप में सिर्फ आपको टिकट दिया गया, तो उसी सांसद से समाज ये जानना चाहती है कि उसने जिस समाज से टिकट लिया उस समाज के लिए क्या करा। देखिए पहले तो मैं इस शहर का हूँ, इस शहर ने मुझे चुन के भेजा है, तो मेरा पहला दायित्व होता है कि शहर के विकास के लिए काम करना। ये एक सामाजिक स्तर पे, चूंकि समाज की अपेक्षा भी रहती है कि देश में एक है, तो सामाजिक स्तर पर भी काम चल रहे हैं तेजी से। विभाजन की विवक्षा का कार्यक्रम पूरे देश में इन्हीं वर्षों में चालू हुआ। यही नहीं, हाल ही में हमने जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं उसके साथ देश के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो, पूर्व सांसद हो, वरिष्ठ नेता हो, उनके साथ हमने हाल ही में दिल्ली में मीटिंग की थी। और जो समाज के विषय थे वो सरकार के सामने रखे थे। उन्होंने सभी विषय नोट किए, और उस कुछ विषय आगे बढ़े भी हैं। आने वाले समय में समाज के जो राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व विषय हैं उस पर सरकार गहन चिंतन कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 1-2 साल में आपको राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी। शंकर लालवानी जी जब दूसरी बार सांसद बने तो ऐसा लगा कि वो केंद्रीय मंत्री बनेंगे, बन ही गए हैं, मान लिया था लोगों ने। कहां मिसमैच हो गया? क्यों शंकर लालवानी को केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया? क्यों मौका नहीं दिया गया? देखिए पार्टी ने इतना बड़ा मौका दिया है, एक बार सांसद बनाया, दूसरी बार सांसद बनाया, वो कम नहीं। और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। और ये जो विषय है ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय है। तो मुझे लगता है कि जो दायित्व दिया है उस दायित्व को ईमानदारी से पूरा करना, यही वास्तव में मेरा कर्तव्य है। आखिरी सवाल प्रधानमंत्री जी का। आपने किताब लिखी थी देश के प्रधानमंत्री जी के लिए, उस किताब में क्या था? और जब ये प्रधानमंत्री जी को किताब दी, उनका रिएक्शन क्या था? देखिए वो जो किताब थी वो माननीय मोदी जी के पिछले 10 वर्षों में जो प्रमुख बातें थी उसका संकलन था। और मोदी जी के 100 मंत्र जो थे, जो प्रमुख, जो देश को दिशा देने वाले, समाज को दिशा देने वाले, उनका सबका संकलन था। और वो मुझे लगा कि ये हमें नई पीढ़ी को सामने आना चाहिए, लोगों के बीच में आना चाहिए। तो वो हमने जब प्रस्तुत की तो उन्होंने ये कहा कि किस प्रकार से ये काम किया और कैसे हुआ। तो मैंने बताया कि एक टीम है जिन हमने बैठ के ये संकलन किया, और उसमें वो सब बातें, हर वर्ष की प्रमुख 10 बातें, एक वर्ष की 10 बातें जो
माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से देश को मिली है, समाज को मिली है, वो उसका संकलन किया, वो उनको जानकारी दी और उनको भेंट की। भेंट करने के बाद कुछ तो उन्होंने कहा होगा आपसे, नहीं, वो ये जानना चाहते हैं भाई। आज अगर मोदी जी नहीं, उन्होंने उसके बाद ये कि अहिल्या देवी जी का जो 300वां जन्म उत्सव है वो इंदौर में किस प्रकार से कार्यक्रम चल रहे हैं, तो मैंने बताया कि इंदौर में कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं और आने वाले समय में और कार्यक्रम भी होने वाले हैं। ये थे इंदौर के सांसद शंकर ललवानी, जिन्होंने हमसे विशेष चर्चा की। आप लगातार देखते रहिए एचबीटीवी न्यूज।